जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आज आपको नेपाल के कर्णाली प्रांत के जुमला क्षेत्र की सिंजा घाटी के एक ऐसे खस नरेश की गाथा बताने जा रहा हूं जिन पर अब तिब्बती भी दावा करने लगे हैं। वास्तव में नेपाल का इतिहास केवल काठमांडू उपत्यका के शाह राजवंश या मल्लकालीन राजाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिमी हिमालय की दुर्गम घाटियों में भी ऐसे शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य रहे हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व अनूठा रहा है। इन्हीं में एक राज्य था खसमल राज्य, जिसे आज प्राचीन जुमला राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य के महान और प्रभावशाली नरेशों में से एक थे या संस्थापक हमको कह सकते हैं थे राजा नागराज, जिन्हें स्थानीय परंपराओं में जाबेश्वर के नाम से भी पूजा जाता है। उनका पूरा नाम था जाबेश्वर नागराज चल, जिन्हें तिब्बत में नागदेव के नाम से जाना जाता है। नेपाल के पश्चिमी इलाके में स्थित जुमला की सिंजा घाटी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत प्रमुख रही है। यही क्षेत्र प्राचीन खस साम्राज्य का केंद्र था। इसी राज्य के नरेश नागराज खसमल राज्य के संस्थापक थे। खसमल राज्य एक शक्तिशाली मध्यकालीन राज्य था जो मुख्यतः 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में फला फूला। इसे तिब्बती में यात्से और नेपाली में खस राज्य के रूप में जाना जाता है। यह साम्राज्य कर्णाली नदी की घाटियों और उससे भी ऊपर के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित हुआ और इसका केंद्र रहा जुमला यानी आज का कर्णाली प्रदेश। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार नरेश नागराज ने तिब्बत के खाड़ी प्रदेश से आकर सिंजा घाटी को अपनी राजधानी बनाया था और कर्णाली समेत पश्चिमी नेपाल के कई क्षेत्रों को एकीकृत कर शक्तिशाली खस साम्राज्य की नींव रखी। सिंजा घाटी में उनकी विरासत के प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। तिब्बत के खाड़ी प्रदेश को आज नगरी प्रदेश कहा जाता है, जबकि खाड़ी प्रदेश तब खस बहुल था। तिब्बत में खसों को यात्से कहा जाता है। एक बात और बता दूं कि काठमांडू घाटी के नेवारों के मल्ल नरेश और खसों के मल्ल नरेश दोनों अलग अलग हैं और यहाँ पर खसमल राजाओं की बात हो रही है। जुमला से प्राप्त जल प्रणाली, पत्थर के स्तंभ, शिलालेख आदि उस काल के उन्नति और दक्ष प्रशासन के चिन्ह हैं। नागराज की नीति, दूरदृष्टि और निर्माण कार्यों ने संपूर्ण क्षेत्र को संगठित और समृद्ध बनाया। इस खस राजवंश के धर्म की बात करें तो नागराज के समय सिंजा घाटी और समूचे कर्णाली क्षेत्र में बौद्ध और हिंदू धार्मिक तत्वों का अस्तित्व था। पुरातात्विक साक्ष्य और शिलालेख बताते हैं कि प्रारंभिक कालखंड में ये खस राजा बौद्ध धर्म का पालन करते थे, जो कि चल सरनेम का प्रयोग करते थे। परंतु नागराज की 5वीं पीढ़ी के बाद के राजा हिंदू धर्म का पालन करने लगे। हालांकि बौद्ध धर्म का भी सम्मान कायम रहा। वे खसों के देवता मस्टो का भी पूजन करते थे, यानी वे खसों की परंपरा के साथ ही बौद्ध हिंदू धर्म का भी पालन करते रहे। यह कह सकते हैं कि कर्णाली क्षेत्र के प्रारंभिक चल उपाधि वाले खस राजा जैसे क्राचल, अशोकचल आदि परंपरागत रूप से बौद्धिक धार्मिक आस्थाओं के अधिक निकट माने जाते हैं, परंतु रिपुमल्ल जैसे राजाओं के समय से वैदिक धर्म की ओर उनका झुकाव बढ़ गया था। बाद में अधिकतर मल्ल उपाधि धारक खस राजाओं जैसे पृथ्वी मल्ल ने अपने शासनकाल में हिंदू संस्कार और परंपराओं को पूरी तरह स्वीकार किया। इधर पिछले कुछ समय से नरेश नागराज को तिब्बत से जोड़कर देखने की एक प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि सच्चाई है कि राजा नागराज तिब्बती नहीं बल्कि खस मूल के नरेश थे, जिनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना पूरी तरह खस परंपरा में रची बसी थी। नेपाल के कुछ बौद्ध समूह या तिब्बती मूल के लोग आज नेपाल में यह दावा करने लगे हैं कि राजा नागराजा तिब्बत से आए हुए एक तिब्बती शासक थे, परंतु यह दावा न केवल ऐतिहासिक स्रोतों का अपमान है बल्कि नेपाल के स्वदेशी खस समाज की अस्मिता पर सीधा हमला है। तथ्य यह है कि राजा नागराजा भले ही आज के तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्र मायुम दर्रे के समीप खाड़ी प्रदेश से सिंजा घाटी आए हों, परंतु उनका वंश और संस्कृति खस मूल की थी। तिब्बती या बौद्ध नहीं, वे खम्पा नहीं थे। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने न तो तिब्बती भाषा को राजकीय भाषा बनाया, न बौद्ध धर्म को आधिकारिक रूप से राजा के तौर पर शासन पर थोपा। इसके विपरीत उन्होंने संस्कृत, खस बोली एवं खस परंपराओं को बढ़ावा दिया। उनके शासन काल में इन्हीं संस्कृत, खस बोली और खस परंपराओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। उनके शासनकाल में देवनागरी लिपि का प्राचीनतम प्रयोग देखने को मिलता है। 13वीं शताब्दी के शिलालेख जो जुमला, दलेख और
सुर्खेत जिलों में मिलते हैं वे इस बात का प्रमाण है कि नागराजा जैसे शासकों ने संस्कृत और खस भाषा को संरक्षण दिया, बढ़ावा दिया और प्रोत्साहित किया। इनकी राजधानी सिंजा घाटी को नेपाली भाषा यानी खस बोली का जन्म स्थल भी माना जाता है। यदि वे तिब्बती खंपा होते तो उनकी भाषा, लिपि, पोशाक, स्थापत्य कला और धर्म में तिब्बती बौद्ध परंपरा की छाया होती, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। इसके विपरीत सिंजा घाटी और सिंजा में मिले संस्कृत शिलालेख, तांत्रिक मूर्तियां और वैदिक संस्कृति आधारित अभिलेख स्पष्ट करते हैं कि वे खस संस्कृति से पूरी तरह से प्रभावित थे। उनका धर्म बौद्ध धर्म से प्रभावित बौद्ध धर्म था, जो कि वैदिक धर्म का भी सम्मान देता था। नरेश नाग राज के वंशजों ने उनके साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उनके बाद सबसे प्रसिद्ध शासक हुए राजा पृथ्वीमल। उनके समय उनका राज्य गुगे, पुरंग, दुल्लू और कास्की कोट तक फैल गया था। यह वह समय था जब खसमल साम्राज्य पूरे पश्चिम नेपाल में एक सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। लेकिन पृथ्वीमल के पश्चात जैसे जैसे उनके वंशजों में शक्ति संघर्ष बढ़ा और उत्तराधिकार के विवाद खड़े हुए, तो यह राज्य धीरे धीरे विघटित होने लगा। अभयमल्ल की मृत्यु के बाद खस साम्राज्य का अंत माना जाता है। इसके स्थान पर अनेक छोटे छोटे 20 राज्य बन गए थे। पश्चिमी नेपाल में आज भी 20-22 राज्यों का उल्लेख होता है और बाद में इन सभी को गोरखा सेना ने हरा दिया था और ये सभी फिर गोरखा राज्य का अभिन्न हिस्सा बन गए और जो कि आज का नेपाल है। राजा नागराज को जावेश्वर के नाम से आज पूजा जाता है, जो यह बताता है कि वे एक देवतुल्य शासक थे। उनकी राजधानी सिंजा आज भी एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है, जहाँ खस काल के अनेक शिलालेख, शिलाचित्र और अवशेष पाए जाते हैं। तो यह थी गाथा राजा नागराजा की, जो कि खस मूल के थे, न कि तिब्बती खंपा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरीज के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।